एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, हमने अभी रिसेंटली जनवरी 2026 के सारे करंट अफेयर्स पढ़े। अब बारी है फरवरी की। तो अगर हम फरवरी के करंट अफेयर्स की बात करें तो काफ़ी कुछ बदल गया है, बजट से लेकर स्पोर्ट्स तक और नई साइंटिफिक डिस्कवरी से लेकर सोशल स्कीम्स तक। आज हम पूरे मंथ की समरी निकालेंगे। पेन और पेपर रेडी रखो, क्योंकि आज ये लेक्चर से आपके आने वाले एग्जाम्स में 4-5 क्वेश्चंस तो पक्का आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे और भी किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं, या फिर आप हमारा लिंक क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से आप उससे पता कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे साल में किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो अगर हम इसकी बात करें, ये हम करते हैं फरवरी 2 को सेलिब्रेट। अगर हम इसकी बात करें तो 2 फेब 1971 में ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी रामसर कन्वेंशन नाम से। वेटलैंड्स को अगर हम बोलें तो उसको अर्थ की किडनीज कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को प्योरीफाई करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वक्त टोटल हैं 98 रामसर साइट्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट आर द थीम स्टेट्स फॉर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला? अगर हम इसकी बात करें तो ये मेला फरीदाबाद में लगता है। 2026 के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट्स रखा गया है ताकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कल्चर ब्लेंड हो सके। अगर हम इस मेले की बात करें तो इस मेले के पार्टनर नेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल पार्टनर नेशन रहा इजिप्ट। और ये भी याद रखना कि ये मेला कब से कब तक हुआ। अगर हम 2026 की बात करें तो ये जनवरी 31 से लेके 15 फरवरी तक चला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2026-27 टू डेवलप इंडिया इनटू अ ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर है बायोफार्मा शक्ति। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन हम काफ़ी रॉ मटेरियल ना चाइना से लेते हैं। इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना और इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल करियर सर्विस पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अगर हम इस पोर्टल की बात करें तो ये एक डिजिटल ब्रिज है जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच। अगर आपको जॉब चाहिए या इंटर्नशिप तो ये जो पोर्टल है ना, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसका जो लिंक है वो ई श्रम पोर्टल से भी लिया गया है ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी हेल्प मिले। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब अगर हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि वेयर वॉज एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 हेल्ड इन इंडिया? तो ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? अगर हम इसकी बात करें, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब जैसे ये न्यू दिल्ली में हुआ, ये हुआ था 2 से लेके 14 फरवरी में। और याद रखना ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें तो इंडिया ने इस इवेंट को डोमिनेट किया। अगर हम सीनियर इवेंट्स की बात करें तो उसमें इंडिया के 33 मेडल्स थे। ठीक है, इसमें टॉप परफॉर्मर्स की बात करें ना तो वो आ जाते हैं अमनप्रीत सिंह, जिनको गोल्ड मिला, एंड ये गोल्ड उन्होंने लिया था 25M सेंटर फायर पिस्टल में। एंड देयर वाज
सिफ्थ कौर सिमर सामरा, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया इन द विमेंस 50 मीटर राइफल प्रोन में। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस टेनिस प्लेयर को विच टेनिस प्लेयर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल्स। अगर हम इनकी बात करें, इनका नाम है जानिक सिनर। अगर मैं इनके बारे में और बात कर रही हूँ तो इन्होंने मेंस में सिंगल्स टाइटल जीता। ये साल का जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन था ना, ये इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। ठीक है, और अगर मैं इसके बारे में और अगर हम इस इवेंट की बात करें तो ये इवेंट हुआ था मेलबर्न पार्क में फ्रॉम 18 जैन टू 1 फरवरी। ठीक है, जो इसके प्रिलिमिनरी राउंड्स थे वो प्ले हुए थे 12 से 15 जनवरी के बीच। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज जिसका नाम है डिक्लिप्टेरा पैक्लिका वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ तेलंगाना। तो पूछा गया है कि ये जो नया फ्लावरिंग प्लांट की स्पीशीज़ है ना, ये हमें कहाँ मिली है तेलंगाना में। तो ये हमें मिली है पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर हम इस स्पीशीज़ की बात करें तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, ये बेसिकली बिलोंग करता है अकैंथिशिया फैमिली से। ठीक है, और ये हमें कहाँ मिला था, ईस्ट बीट पे गंगाराम रेंज के। ठीक है, गंगाराम रेंज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द समृद्ध प्रोग्राम, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो ये प्रोग्राम बेसिकली है स्टार्टअप्स को फंड और मेंटरशिप देने के लिए। इसका फोकस है प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स पर जो नए गैजेट्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये न्यूज़ में क्यों था, तो इसका कारण था कि इसके जो ओरिजिनल टारगेट्स थे ना वो इन्होंने अचीव कर लिए थे। ठीक है, और इसकी जो जियोग्राफिक एक्सपेंशन है वो ऑल ओवर इंडिया फैल रही है अच्छे से। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, और तब से लेके अगर हम आज तक की बात करें तो जो यूपी है ना, यूपी स्टेट, वो हाईलाइट की गई है एज स्टार्टअप पावर हाउस। ठीक है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर यूपी में एट मोस्ट 35 स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एल चिचोन वोल्केनो, जो रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा, ये कहाँ पे है। ये है हमारे मेक्सिको में। अगर हम इसकी बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था, तो बेसिकली ये एक वोल्केनो ना एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो, और ये बेसिकली पहले जब ये इसका एक्सप्लोजिव हुआ था ना, वो हुआ था 1982 में, जो कि इतना मैसिव एक्सप्लोजन था कि इसमें अराउंड 2000 से ज़्यादा लोग मर गए थे एंड 1 किलोमीटर वाइड वहाँ पे एक क्रेटर लेक बन गई थी। अभी इतने सालों से शांत था, बट अब रिसेंटली मतलब कुछ इसमें फिर से सेस्मिक एक्टिविटी देखी गई है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री होस्ट होने वाली है 25th विंटर ओलंपिक गेम्स की। तो इसका आंसर है इटली। तो अगर हम इस इवेंट की बात करें तो इस इवेंट को मिलानो कॉर्टिना 2026 भी बोला गया, क्योंकि ये ऑफिशियली 2 सिटीज़ ने होस्ट करा था, जिसमें से एक का नाम था मिलान एंड द अदर वॉज कॉर्टिना दे एम्पेजो। ठीक है, अगर हम इस इवेंट की बात करें तो इसके जो गेम्स थे वो ऑफिशियली 6 फेब से लेके 22 फेब तक रहे। और इसमें क्या होता है, इसमें होती है आइस स्केटिंग्स, जैसे ये सब मतलब आइस रिलेटेड सारी गेम्स होती हैं इसमें। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है द जियो पारसी स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है। अगर हम इसकी बात करें तो ये करी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। अब अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये जो स्कीम है ना, ये बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो अभी एक्टिव हुई है। इसका मतलब है कि जो डिक्लाइन हुआ है ना इंडिया की पारसी पॉपुलेशन में, तो उसको बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एड से, मतलब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल एड मिलेगा, चाइल्ड केयर,
एल्डर सपोर्ट, ठीक है, ये सारा उसके लिए है। ओके, मतलब आप इतना समझ लो कि बेसिकली पारसी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है, ठीक है। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है कि विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट कस्टोडियन इन इंडिया टू इशू अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस यूजिंग इंटायरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट बैंक बना है। क्वेश्चन देखें तो वो है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट बैंक बना, फर्स्ट कस्टोडियन इन इंडिया टू इशू एन FPI लाइसेंस यूजिंग इंटायरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो अगर हम इसकी बात करें, ये है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर हम बात करें FPI की, FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो फॉरेन एंटिटीज़ होती है ना, ये उसके लिए सिक्योरिटी होती है। अगर हम बात करें किसी को स्टॉक्स लेने हैं, बॉन्ड्स लेने हैं, या ETFs करनी है ट्रांसफ़र अदर कंट्रीज़ में, तो ये बेसिकली उसके लिए होता है। तो इसको प्रॉपरली मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स से आप कर सकते हो आजकल, तो उसके लिए फर्स्ट बैंक हमारा बना है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांशा योंगले ब्लू होल, ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, किस वाटर बॉडी में। तो अगर हम इसकी बात करें, ये मिला है साउथ चाइना सी में। इसे ड्रैगन होल कहते हैं। ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डीप है ये। इसकी जो डेप्थ है ना, वो बेसिकली 300 मीटर से भी ज़्यादा है। ये साउथ चाइना सी के पैरासिल आइलैंड के पास है, ठीक है। अब हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन LEED सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस इन 2025। तो अगर हम इसकी बात करें, लीड का मतलब है ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है इस पर, ठीक है। यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको बनाने में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का खर्चा थोड़ा कम आता है। अगर हम रैंक 1 की बात करें, वो आता है USA। जो लीड सर्टिफिकेशन है ना, ये बेसिकली देती है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। अब देखो, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये रैंक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया की क्या पोजीशन है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया की रैंक है 4th, ठीक है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर मिलाकर इंडिया दुनिया में 4th नंबर पर है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि क्लीन एनर्जी से बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलबिट हिल, जिसको रिसेंटली हाईलाइट किया गया था न्यूज़ में। ये कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें कि इसको न्यूज़ में क्यों दिखाया गया, तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो गिलबिट हिल है ना, जो वो एक 66 मिलियन ईयर ओल्ड रेमिनेंट है मिसोजोइक एरा का। ये बेसिकली मॉल्टन लावा से ना फॉर्म हुआ है, और ये आज के टाइम पे एक रेयर जियोलॉजिकल मार्वल है। अगर हम इसकी बात करें, ये है अंधेरी वेस्ट मुंबई में, जहाँ पे आसपास में ना लोकल उसके सराउंडिंग्स में अर्बन कंस्ट्रक्शन है। इसको एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको अटेंशन दी थी आनंद महिंद्रा जी ने, इसकी ना तारीफ़ की थी। अगर हम इसकी बात करें तो ये ना प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट्स में आता है, ठीक है, ओके। अब मेन बात ये है कि इसको ना प्रोटेक्शन, मतलब इसके लिए ना प्रोटेक्शन की बड़ी बात चल रही है न्यूज़ में कि इसको अर्बन डेवलपमेंट से बचाया जाए और बेटर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री होस्ट है ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026 की। तो इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे हुई, जिसका बेसिकली मोटिव था कि लोगों के स्किल्स को आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयार किया जाए। मतलब कि सऊदी अरेबिया विजन 2030 के तहत ना अपनी इकॉनमी को
ऑयल से हटाकर टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी पर लेके जाना चाहती है। तो ये बेसिकली उस लिए था कि कैसे मतलब हम जो आने वाला टाइम है, जो हमारी फ्यूचर है ना, उसके लिए लोगों के स्किल्स कैसे बिल्डअप करें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टेट या यूटी ने अप्रूव किया सीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम टू प्रमोट आर्टिजन्स ऑफ खादी, हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन फेब्रुवरी। अगर हम इसकी बात करें तो ये है लद्दाख। लद्दाख के आर्टिजन्स जो है ना, जैसे पश्मीना वीवर्स हो गए, वुड कार्वर्स हो गए, उनको ना ट्रेनिंग और मार्केट देने के लिए ये स्कीम लाया गया है कि मतलब कैसे उनको अच्छे से इसके बारे में, अगर कोई किसी को सीखना है इस बारे में तो वो भी सीख सकेगा, और कैसे इसको ग्लोबल मार्केट पे लाया जाए। लद्दाख की अगर हम बात करें तो इसको लैंड ऑफ हाई पासिस भी कहा जाता है। पश्मीना वूल यहाँ का सबसे फेमस है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्त्री सुरक्षा स्कीम लॉन्च करी है ताकि मंथली पेंशन दी जा सके अनएम्प्लॉयड वुमेन या ट्रांस वुमेन को। तो ये बेसिकली करी है केरला ने। ठीक है, ये एक सोशल इनिशिएटिव है ताकि जैसे हमें पता है कि जो अनएम्प्लॉयड वुमेन होती है उनको हम नहीं मानते, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होती है, तो उनके लिए ये बेसिकली स्कीम लाई गई है जो एम्पावर करे वुमेन एंड ट्रांस वुमेन को जिनकी एज है 35 से 60 के बीच में, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की। ठीक है, अगर मैं इस स्कीम की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, उसमें इधर पे आई गेस टाइपो हो गया है तो इसको हम काट देते हैं। इसका आंसर है केरला। अगर मैं इस स्कीम की बात करूँ तो इस स्कीम के अंडर ना 1000 रुपीज़ की मंथली पेंशन मिलेगी उनको। ठीक है, तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो वह है कि उनको परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, एज उनकी 35 से लेके 60 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, और उनको अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर या फिर प्रायोरिटी होल्डर हाउस होल्ड कार्ड होना चाहिए। अब मुझे एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका ना क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट्स में देना कि जो अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड होता है ना वो किस कलर का होता है, और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड का कार्ड होता है वो किस कलर का होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल विमेंस डे ये कब मनाया जाता है इंडिया में। तो ये बेसिकली मनाया जाता है February 13 को। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी, जिन्हें हम नाइटिंगेल भी बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये बेसिकली उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, ये डे जो है ना ये ऑनर करता है उनके कंट्रीब्यूशन को इन द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, उनका रोल एज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर एंड हाउ शी एडवोकेटेड, मतलब कैसे उन्होंने वुमेन राइट्स और एम्पावरमेंट की बात करी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान एंड स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर विच अम्ब्रेला मिशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये किया गया है मिशन पोषण 2.0 एंड मिशन सक्षम के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो बेसिक इसके बेनिफिशरीज़ होंगे ना वो होंगे चिल्ड्रन जो कि एज्ड होंगे 0 से 6 ईयर्स, फिर आ जाती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स, और फिर एडोलेसेंट गर्ल्स जो जिनकी एज है 14 से 18। अब इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है कि न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उनकी न्यूट्रिशनल कंटेंट को स्ट्रेंथन करना कि उनकी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिशन है कि नहीं, डिलीवरीज वगैरह देखना और आउटकम्स देखना कि कैसे उनकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो ये है ओडिशा में। अगर हम इसकी बात करें, ये ओडिशा के ढेनकनाल डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में ना इसके पास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। अगर हम बात करें कपिलाश हिल, उस पर फेमस चंद्रशेखर टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है वो भी है। ठीक, अगर हम बात करें इसके न्यूज़ में होने का कारण, तो इसका न्यूज़ में होने का रीज़न ये था कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, उन्होंने अप्रूव किया था 4.68 हेक्टेयर्स ऑफ इट्स फॉरेस्ट लैंड, जो इसका फॉरेस्ट लैंड है ना, फॉर द 111 किलोमीटर कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, कि मतलब जो इसके आसपास का ये एरिया था ना उसमें से 111 किलोमीटर जो है ना वो बेसिकली इन्होंने दे दिया था कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट में।
ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्ट करने का एक एलिवेटेड कॉरिडोर, ताकि रिस्क्स कम हो सके सेंचुरी की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को, जिसमें एलिफेंट्स आते हैं, स्लॉथ बियर्स आते हैं, ठीक है। अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये जो अप्रूव्ड लैंड डाइवर्जन है ना CRRR के अंदर, ये आता है भुवनेश्वर बाईपास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज करी थी, और वो किस कंट्री के साथ करी थी। तो ये एक्सरसाइज हुई थी वियतनाम के साथ, यहाँ पे फिर टाइप हो गया है, वियतनाम के साथ। अगर हम इसकी बात करें, ये बेसिकली जो साउथ चाइना सी में टेंशन है ना, उस वजह से इंडिया और वियतनाम ने एयरफोर्स एक्सरसाइजेज की, ताकि दोनों देशों की दोस्ती और डिफेंस मजबूत रहे। वियतनाम के साथ इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील चल रही है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की डील चल रही है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट इन सीटू एयर एक्सरसाइज करी, तो वो किस कंट्री के साथ हुई। वो हुई थाईलैंड के साथ। ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में हुई थी, इंडियन ओशन में, ठीक है। इसका मेन ये था कि कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। ओके, इतना ही जानना ज़रूरी है इसके लिए आपको, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन टेल्ड मकैक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कहाँ के रीजन का पार्ट है इंडिया के। तो अगर हम इनकी बात करें, ये मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में। अगर हम बात करें तो ये क्यों थे न्यूज़ में, क्योंकि ये बेसिकली ना इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। अगर इनसे आपका IUCN स्टेटस भी पूछा जाए ना, तो वो आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि सिर्फ हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या था कि जो रिसेंट स्टडीज़ हुई ना, उसमें कम्प्लेक्स डेमोग्राफिक ट्रेंड आया, जिसमें पॉपुलेशन जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वहाँ पे स्टेबल है। तो उसमें ना सरप्राइजिंग राइज आया ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में। तो ये बेसिकली उस बारे में बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन थार का क्या IUCN स्टेटस है। अगर हम इसकी बात करें तो उसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड, ठीक। ये बेसिकली IUCN की रेड लिस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो डिक्लाइन हो रही है, और इसके पीछे का कारण है इनका हैबिटेट का लॉस होना, हंटिंग, ठीक है। अब जो ये है ना, ये मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं हिमालयाज़ में, देन हम कह सकते हैं नेपाल एंड तिब्बत साइड पर, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें ना, तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना, वो डिक्लाइन हो रही है, तो इसलिए इनको नियर थ्रेटन्ड की IUCN स्टेटस में रखा गया है, ठीक। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, अजिस्ता इंडस्ट्रीज एंड ध्रुवा स्पेस टू डेवलप एंड टेस्ट इंडिजीनियस स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म्स। तो अगर हम इसकी बात करें ना, इसका आंसर है इनस्पेस, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो बेसिकली ना ये 3 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स हैं। अगर हम एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये बेंगलुरु बेस्ड है। इफ़ वी टॉक अबाउट अजिस्ता, ये हैदराबाद में है, एंड ध्रुवा ये भी हैदराबाद में ही है, ठीक है। अब इनको ना सिलेक्ट किया गया था ताकि ये डेवलप कर सके इंडिजीनियस स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म्स। अगर हम बात करें इस सिलेक्शन की ना, ये सिलेक्शन बेसिकली हुई थी सब्बास के अंडर। सब्बास मतलब की फुल फॉर्म है सैटेलाइट बस एज अ सर्विस इनिशिएटिव। ये बेसिकली अनाउंस हुआ था अप्रैल 2025 में, ठीक। इसमें ये था कि इन्होंने प्रपोजल्स मांगे थे इंडियन नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ से, यानी कि NGEs से। तो जुलाई तक अगर हम बात करें ना, तो 15 प्रपोजल्स आए थे इसमें। उनमें से 3 कंपनी सिलेक्ट हुई थी, जिन्होंने मल्टी स्टेज इवैल्यूएशन प्रोसेस पार किए। अब जो ईच सिलेक्टेड फर्म्स, यानी कि जो 3 सिलेक्टेड फर्म्स हैं ना, इनको 5 CR का ग्रांट मिला था, ताकि ये डेवलप कर सके रोबस्ट मॉड्यूलर एंड स्केलेबल स्मॉल सैटेलाइट बस, जो कैपेबल हो होस्ट करने की मल्टीपल कस्टमर का पेलोड्स, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि किसने डेवलप किया था, और ये जो मेन कंपनीज है ना, ये कहाँ कहाँ की हैं, बस, ठीक है। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड बैंक स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो किस कमेटी के सजेशन पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये की गई थी नारीमान कमेटी की सजेशन।
अगर हम इस स्कीम की बात करें ना, तो ये बेसिकली अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, ये इसलिए थी क्योंकि आरबीआई ने बात करी है इस स्कीम को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि कोऑर्डिनेट कर सकें क्रेडिट प्लानिंग को। और उन्होंने ना लोगों के पब्लिक के कमेंट्स मांगे थे इस रिफॉर्म पे, तो बेसिकली इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्कीम है ना, ये बेसिकली है इन्हांस करेगी ये स्कीम अब जाके क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए, एमएसएमईज़ के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए। जो इसकी रिवीजन होने वाली है ना, वो बेसिकली स्ट्रेंथन करेगी रोल्स स्टेट लेवल बैंकर्स का, देन लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स का, ठीक है। अब अगर हम इसके की मेट्रिक्स की बात करें ना, तो 60% बेंचमार्क क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है ना, वो प्रपोज की गई है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना, तो उसमें आ जाता है चेन्नकेशवा टेम्पल, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस कंट्री में है। अगर हम इसकी बात करें, ये है कर्नाटका में, ठीक है। अगर हम अब इसकी बात करें ना, ये क्यों था न्यूज़ में, क्या बात है इसके बारे में, तो बेसिकली ये अब डेली ओपन होता है, ठीक है। ये जो इसका प्रीमियर, अगर हम इसकी बात करें ना, ये बेसिकली है सोमनाथपुरा नियर मैसूरू में। ये 13th सेंचुरी होयसाला मास्टरपीस है, जिसको इंट्रिकेट और इसके स्टार शेप्ड आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये 3 श्राइन्स का पार्ट है और एक मेजर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेटेड साइट है, ठीक है। अगर मैं इस टेम्पल के बारे में आपको बताऊँ ना, ये टेम्पल ने एक्चुअली 3 जनरेशन्स ली थी, मतलब इट टुक ऑलमोस्ट 103 ईयर्स टू कंप्लीट। और अगर हम इसकी बात करें, ये कमीशन किया गया था किंग विष्णुवर्धना के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये यागाची रिवर के बैंक्स पे है, ठीक है, बेलूर में, ओके। अगर हम इसकी बात करें ना, ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो इसकी एंशंट फ्लावर कार्विंग्स है ना, वो एक एलवी का तो सबको पता ही होगा, लुई विटॉन, ठीक है, उसके मोनोग्राम में थी, ठीक है। जिसे मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, एक इंस्टाग्राम यूज़र ने ना हाईलाइट किया था कि जो 12th सेंचुरी का चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर के फीचर्स है ना, स्टोन कार्विंग्स है ना, वो 4 पेटल फ्लोरल पैटर्न, वो सिमिलर थे एलवी के लग्जरी मोनोग्राम से। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था और इसके बारे में डिस्कशंस हो रही थी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है। अगर हम इसकी बात करें, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये लाई भी वहीं करता है गोदावरी रिवर की बैंक्स के पास। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ना 62 माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिसमें से देवरकोंडा इसका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। अगर हम इसके सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन की बात करें ना, तो वो आता है वेरला कोंडा, और इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज करा गया है बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वहाँ पे ना रिसेंटली एक रीइंट्रोडक्शन हुई है एक एडल्ट मेल टाइगर की, जिसका नाम है एक्सप्लोरर। उसी वजह से ना ये न्यूज़ में बहुत चल रहा था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ डिप्लूरा नेम्ड लेपिडोकैम्पा स्किमिनेसिस हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो था ना, ये हमें मिला ईस्टर्न हिमालयाज़ में, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो फाइंडिंग्स थी ना, ये रिसेंटली फेब में बताई गई थी कि इसके जो स्पेसिमेंस थे वो कलेक्ट किए गए थे। टीम लीड किसने करी थी, साइंटिस्ट सुरजीत कर ने। ये जो था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक इंडियन टीम ने एक मेंबर ने डिस्क्राइब किया था इस प्रिमिटिव सॉइल फोना को, ठीक है। पहली बार ऐसा रिसर्च हुआ था कि 5 डेकेड्स की रिसर्च गैप के बाद इंडियन डेप्लूरा मिला था, ठीक है। ये स्मॉल ब्लाइंड विंगलेस माइक्रो आर्थ्रोपोड डिस्टिंग्विश होती हैं बॉडीज़, जो कि दिखती हैं हमें, ओके। अगर हम इसकी बात करें ना, तो इसकी जो स्टडी थी ना, उसने फर्स्ट एवर DNA बारकोड दिया था इस इंडियन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तामलादू फेस्टिवल ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है अरुणाचल प्रदेश की। अगर इसकी बात करें, ये करती है मिशमी ट्राइब। ये फेस्टिवल मिशमी ट्राइब मनाती है नेचर की गॉड्स को खुश करने के लिए, ताकि विलेजेस सेफ रहें, ठीक है।
अगर हम बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था, अरुणाचल गवर्नमेंट ने ना इस बारी इसे स्टेट लेवल पर बड़े स्केल पर प्रमोट किया ताकि ट्राइबल का भी टूरिज़्म बढ़े। अरुणाचल की अगर हम बात करें, इसे लैंड ऑफ राइजिंग भी कहते हैं, ठीक है, राइजिंग सन भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमारा सन वहीं से निकलता है। अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है कि फर्स्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप जो लॉन्च की गई है LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो एट कट्टापुली, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS कृष्णा। ठीक है, ये कोई नॉर्मल वॉरशिप नहीं है, ये नेवी के नए कैडेट्स को समुद्र में रहने की ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया है। इसे LNT ने कट्टापुली यानी कि तमिलनाडु में लॉन्च किया है। अगर हम इसकी बात करें, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किए 948 ट्रीज एज लिविंग हेरिटेज ट्रीज? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, और ऐसा क्यों किया? ये बेसिकली इसलिए किया क्योंकि ये जो कुछ ट्रीज़ है ना, ये माने गए हैं 100 ईयर्स ओल्ड है, उससे भी ज़्यादा में भी ओल्ड है, तो इनको प्रिजर्व किया गया है उनकी एज, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए है। अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें ना, तो उसमें से 422 है पीपल के पेड़, 355 आर बनियान ट्रीज़ एंड 57 पाकर ट्रीज़ एंड उसके साथ 28 अलग अलग स्पीशीज़ के ट्रीज़ भी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉस्ट सिटी ऑफ चैरक्स स्पेसिनो, ये कहाँ पर ढूंढी गई है? ठीक है, तो ये बेसिकली मिली, तो अगर हम इसकी बात करें, ये इराक और ईरान के बॉर्डर पे है। अगर हम इस सिटी की बात करें ना, ये बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाई थी। ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था पुराने ज़माने में, और रिसेंटली क्या हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ना सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड एक्सक्यूवेशन से ना इस दबी हुई सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन और स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है, तो इसलिए न्यूज़ में थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल AI फॉर एनर्जी मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एट द इंडियन AI इम्पैक्ट समिट? तो अभी आपको पता ही है कि AI इम्पैक्ट समिट हुआ है रिसेंटली न्यू दिल्ली में, तो ये उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें ना, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सोलर एनर्जी की सप्लाई को प्रिडिक्ट और मैनेज किया जाए। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इसे लॉन्च किया गया ताकि जो मतलब थोड़े पुअर कंट्रीज़ है ना, उनमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो थोड़े सस्ते दामों पे मतलब दे सके, सप्लाई हो सके। तो अगर हम बात करें ISA, इनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलिसी रिपोर्ट टाइटल रिवाइटलाइजिंग अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम, ये किसने रीलॉन्च करी थी? ठीक है, तो ये रिलीज़ करी थी नीति आयोग ने। इंडिया में डिग्री तो है पर स्किल्स नहीं। ये रिपोर्ट कहती है कि कैसे कंपनीज और कॉलेजेस मिलकर स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड काम सिखाएं, मतलब रियल वर्ल्ड के लिए ट्रेन करें। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम डिग्रीज़ के बाद हम इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं ताकि जब हम इंडस्ट्रीज़ में जाएँ ना, तो हमें थोड़ा एक्सपोजर हो उस चीज़ का। तो इस रिपोर्ट में उसी के बारे में था। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के जरिए ना गवर्नमेंट को नई अप्रेंटिसशिप पॉलिसी बनाने का ब्लूप्रिंट दिया है। ठीक, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द भावनी रिवर, जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। ये नदी जो है ना, ये नीलगिरी हिल से निकलती है और कावेरी में मिलती है। इस नदी में पोल्यूशन लेवल्स बढ़ने की वजह से ना तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्पेशल क्लीन अप ड्राइव शुरू करवाई थी। ठीक है, अगर हम कावेरी रिवर की बात करें ना, तो ये हमेशा से न्यूज़ में रहती हैं डिस्प्यूट्स की वजह से, और डिस्प्यूट्स किसके बीच में? कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल किस स्टेट ने होस्ट किया था? तो ये होस्ट करा, अगर हम इसकी बात करें, ये हुआ था मध्य प्रदेश में, जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी ने इनॉग्रेट करा था। ये बेसिकली मध्य प्रदेश की भोपाल में हुआ था। और अगर हम इसकी थीम की बात करें ना, तो इसकी थीम थी नॉट आउट एट 100 एंड इसमें 350 दिव्यांग प्लेयर्स जिन्होंने 25 स्टेट्स से खेला था, जिन्होंने
100 आवर्स तक खेला था और एक न्यू रिकॉर्ड बनाया था। ये ऐसा फर्स्ट काइंड है वर्ल्ड में जहाँ पे नॉन स्टॉप 100 आवर क्रिकेट हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें ना, ये फेस्टिवल बेसिकली रन डे और नाइट, ये डे और नाइट चला था 26 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेशन त्राशी। ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हमें पता है, ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर। हम इस ऑपरेशन की बात करें, ये हुआ था बेसिकली जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस ऑपरेशन का मेन मकसद, उसका मेन मकसद ये था कि सीनियर कमांडर जो थे ना जैश ए मोहम्मद के, जिसका नाम था सैफुल्ला, उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, ये एज ऑफ मार्च 5 ये कंक्लूड हो चुका है ऑपरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने होस्ट किया फर्स्ट सोयाबीन फेस्टिवल टू बूस्ट फार्मर एम्पावरमेंट? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट सोयाबीन फेस्टिवल हुआ था नागालैंड में। अगर हम इसकी बात करें, इस फेस्टिवल की थीम थी फ्रॉम फील्ड टू फीस्ट। ये हमारी सोयाबीन लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए था। ये हुआ था 20 से 21 फरवरी के बीच। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था एग्री एक्सपो चुमोक किडीमा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको कुछ याद रखना है इसके बारे में। इसमें इस इवेंट ने साथ लाया फार्मर्स को, साइंटिस्ट को, एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो हाईलाइट कर सके सोयाबीन की हाई वैल्यू को, कि वो कैसे एक सस्टेनेबल क्रॉप है, उसका कल्टीवेशन एंड न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस बता के। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट which 3 states emerged as the strongest performers under the market enablers dimension? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ऐसी 3 स्टेट्स थी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें ना, ये बेसिकली मार्केट एनेबलर्स डायमेंशन में आई हैं ये 3 स्टेट्स। ये जो स्टेट्स है ना, इन्होंने अडॉप्ट करी हैं पॉलिसीज़ ताकि ये सपोर्ट करें ईवीज़ को। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन टैरिफ्स एंड सोलर आवर अलाइन टाइम ऑफ डे टैरिफ्स टू एक्सेलरेट रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। अगर हम इसकी बात करें ना, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, ये लीड करता है इस डायमेंशन में। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो आ जाता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईवी के लिए काम करा है, कितने ज़्यादा ईवी उनके स्टेट में अब डिप्लॉय हो चुके हैं। ठीक, अगर राजस्थान की देखें तो वो हाईलाइट हुआ है उसके प्रोग्रेस के लिए कि वो कैसे सब रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बना रहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करवाने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राहवीर स्कीम किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है? तो अगर हम इसकी बात करें, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का। अगर हम इसकी बात करें, हमें पता है कि रोड एक्सीडेंट्स में इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग की डेथ हो जाती है। इसे कम करने के लिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जिनका नाम है नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये मिशन शुरू किया। अब ये मिशन के बारे में अगर हम बात करें, ये बेसिकली है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में ना लोगों की जान बचाने के लिए गुड समैरिटन्स, यानी कि जो उनकी मदद करते हैं ना, उनको एनकरेज करने के लिए स्कीम लाई है। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब आया है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज टू प्रमोट परमिशन ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल गवर्नेंस? तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। तो अगर हम इसकी बात करें, ये एक्चुअली लॉन्च हुआ था 23 फेब को, और इसका मेन मकसद है कि इंडिजीनियस परमिशन ब्लॉकचेन सॉल्यूशन डेवलप करना गवर्नेंस के लिए। ये इम्प्लीमेंट किसने किया? ये किया सीडैक ने। ठीक है, जिसको आपको पता होगा, जिन्होंने हमारा सुपर कंप्यूटर परम डेवलप किया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइन दोम्बे एंड तुम्बा लेक्स, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ पे हैं? तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अगर हम बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों थी, ये लेक्स जो है ना, वो बेसिकली कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। और न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इनके पास ना दुनिया का सबसे बड़ा पीटलैंड यानी कि सीमेंट सोखने वाली ज़मीन। ठीक है, पीटलैंड जो कि सीमेंट सूखने वाली ज़मीन है ना, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में है। ठीक है, समझे?
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लो अभी के लिए। अब आता है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ऑनर किया पीएम नरेंद्र मोदी जी को विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड स्पीकर ऑफ द किनेस्ट मेडल। अगर हम बात करें तो इसराइल की जो पार्लियामेंट है ना उसको कहते हैं किनेस्ट। तो ये दिया कि इसमें था, ये दिया था इसराइल में। और ये क्यों मिला उनको, पीएम को ये मेडल उनके स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए वहाँ के स्पीकर ने दिया। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल की जो कैपिटल है ना वो है जेरूसलम, और वहाँ की करेंसी जो है वो है न्यू शिकल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनजीओ डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम मनाते हैं February 27 को। अगर हम इसकी बात करें ना, इसमें क्या होता है, इसमें हर साल जो सोशल वर्कर्स और जो NGOs होते हैं ना उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में और इसको 89 कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉडटेप यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी। तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। तो गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्ट्स को सस्ता बनाने के लिए इसकी डेडलाइन बढ़ाई है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अगर हम इस स्कीम की बात करें ना, ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हिसाब से बनाई गई है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी राजस्थान में। कहाँ पर, पोखरान फायरिंग रेंज जैसलमेर। अगर हम बात करें इसको विटनेस किसने किया था, तो इनको विटनेस करने वाली थी हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड नमो गौरव पार्क्स अक्रॉस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये किया है, तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये बेसिकली हुआ है गुजरात में। ये बेसिकली क्यों हुआ है, ये हुआ है कि जो कम्युनिटीज़ है ना हमारी, वहाँ के जो स्पेसेस है ना उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, ये बेसिकली देखेगा कौन, ये देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट, जिनके चीफ मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए ना बजट में, स्टेट बजट यानी कि गुजरात के स्टेट बजट में 20 करोड़ की अलग से एलोकेशन थी। ठीक है, ये हर जगह पे होगा, हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में ना एक पार्क तो डेवलप होगा ही होगा। अगर हम इसकी बात करें ना, इसमें क्या होगा, थीम बेस्ड होगा सब कुछ, ट्री प्लांटेशंस होंगी, बटरफ्लाई के गार्डन्स होंगे, हर्बल गार्डन्स होंगे, ओपन एयर जिम्स, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, इको फ्रेंडली रहेगा सारा। मे बी हमने ये पढ़ा कि उसमें स्मार्ट फीचर्स होंगे जैसे कि वाईफाई कनेक्टिविटी, डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए भी टेक्नोलॉजी होंगी ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो उनके लिए, पब्लिक टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, बेंचेस एंड गज़ेबोस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड द ओरिजिन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन शॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है, एज ऑफ February 2026 ना ये एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया है, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है क्योंकि इन्होंने डिस्कवर करा है ओरिजिन और बर्थ स्टेज CME शॉक वेव्स की। इन्होंने डेटा कहाँ से यूज़ किया, इन्होंने डेटा यूज़ किया आदित्य L1 मिशन से। ठीक है, एंड द गौरी बिदानो रेडियो टेलीस्कोप से। इन्होंने ना ये जो शॉक्स है ना, इन्होंने कंफर्म किए कि ये रफली 1,30,000 किलोमीटर अबव से आ रहे हैं सोलर सरफेस से। अगर हम बात करें ना ये CME की, ये क्या है, ये जो CME है ना ये होते हैं जायंट बर्प। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं एक्सप्लोजन होता है सोलर मटेरियल का सन के आउटर एटमॉस्फेयर से। अगर हम चलो इमेजिन करो, सन जो है ना एक मैसिव बॉइलिंग बॉल है मैग्नेट्स की। कभी कभी वो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इतने ट्विस्ट और टैंगल हो जाते हैं ना कि वो सडनली स्नैप कर जाते हैं जैसे एक रबर बैंड करती है। और जब ऐसा होता है, एक कॉलोसल बबल होता है हॉट मैग्नेटाइज्ड गैस का जिसको प्लाज्मा कहते हैं, वो स्पेस में फैल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो। अगर हम बात करें
कि सबसे पहले CMA डिस्कवर किसने किया था? तो ये डिस्कवर हुआ था 1971 में बाय रिचर्ड टाउस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेला ग्राम विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेट ज़ीरो पंचायत है, वो कहाँ पे है? तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये बेसिकली है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र की भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर हम, और ये कहाँ पे शोकेस किया गया था? ये शोकेस किया गया था मुंबई के क्लाइमेट वीक में। ठीक, अगर हम बात करें ना इंडिया की फर्स्ट नेट ज़ीरो पंचायत का, तो इसका मतलब है कि ये विलेज जितनी बिजली सोलर से बनाता है ना, ये उतनी ही खर्च करता है। बाहर से इसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसाई कैथेड्रल किस स्टेट में है जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला है कंजर्वेशन के लिए? तो ये जो कैथेड्रल है ना, ये कहाँ, इसको हम कहते हैं अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल भी। तो बेसिकली ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। अगर हम इसकी बात करें ना, ये क्यों था रिसेंटली न्यूज़ पे, तो इसका कारण ये था कि इसने बहुत अटेंशन गेन करी थी फॉर विनिंग द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। अगर हम इसकी बात करें ना, ये न्यूज़ में क्यों था? बेसिकली ये जो अवार्ड्स थे ना, ये बैंकॉक में हुए थे फरवरी 2026 में। तो इसमें रिकॉग्नाइज़ किया था कैथेड्रल को एज अ मॉडल कि कैसे एक कम्युनिटी लेड हेरिटेज प्रिजर्वेशन हुई। यानी कि ये ऐसी एक लौती रिलीजियस साइट थी इंडिया से जिसको रिकॉग्निशन मिली 2025 के अवार्ड साइकिल में। अगर हम बात करें ना, तो न्यूज़ में हाईलाइट था कि ऑल टोटल 4.5 से लेके 4.75 करोड़ जो रिस्टोरेशन का फंड था ना, वो लोकल्स ने इकट्ठा किया था, और यहाँ तो वेल विशर्स ने, बिना गवर्नमेंट या किसी कॉरपोरेट के ग्रांट्स के। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने जीता अपना मेडन टाइटल इन द 91st एडिशन ऑफ द रणजी ट्रॉफी? तो इसका आंसर हमें पता है, ये है जम्मू एंड कश्मीर की टीम। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का ये पहला, मतलब इतने टाइम से पहला टाइटल था कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती। अगर हम बात करें ये फाइनल्स हुए कहाँ थे, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटका के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर ने विन किया। ठीक है, अगर हम बात करें ये कब से कब हुआ था, ये हुआ था 24 से 28 को फाइनल। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था KSCA स्टेडियम इन हुबली कर्नाटका। ठीक है, अगर हम बात करें इनके मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच रहे शुभम पुंडीर, क्योंकि उनकी एक सेंचुरी थी 121 रन्स की फर्स्ट इनिंग्स में। और अगर हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें, ये मैन ऑफ द मैच है। अगर हम प्लेयर की बात करें, वो है औकिब नाबीदार। ठीक है, ओके। अगर हम इनके कैप्टन की बात करें तो कैप्टन थे पारस डोगरा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया का फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज सोंदुला, ये किस स्टेट में है? तो अगर हम इसकी बात करें ना, ये हुआ महाराष्ट्र में। उस विलेज का नाम है सोंदाला, और ये कहाँ पे है? ये है अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की। ठीक है, ये जो विलेज है ना, इन्होंने अपने आप को ना डिक्लेयर कर दिया है इटसेल्फ इंडियाज़ फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। ठीक है, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है जो कि अनाउंस हुआ था फरवरी 5 को। जो विलेज की ग्राम सभा है ना, उन्होंने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया कि हमें कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए और हमें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चाहिए पब्लिक लाइफ से। और उन्होंने एक मोटो अडॉप्ट किया, जो मोटो था आमची जात मानव, which means my caste is humanity. Okay, moving on to our next question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who has recently been appointed as the CEO of नीति आयोग, कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग कौन है? तो अगर हम बात करें तो इनका नाम है निधि चिब्बर। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली एज ऑफ मार्च 2026 इन्होंने ये पोस्ट ली है, क्योंकि इन्होंने रोल ये शी एज्यूम दिस रोल ऑन 24 Feb 2026। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले इनके जो प्रीडिसेसर थे जिनका नाम था BVR सुब्रमण्यम जी, उनका टेन्योर ख़त्म हुआ था। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर 2026 रिपोर्ट इंडिया की क्या रैंक रही मिलिट्री पावर में वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर है फोर्थ। अगर हम इसकी बात करें ना तो इंडिया आती है टॉप 5 ग्लोबल पावर्स में, जिनमें है यूएस फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे है रशिया, थर्ड इज चाइना एंड द फोर्थ इज इंडिया, फिफ्थ बीइंग साउथ कोरिया। अगर हमें बात करें ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रॉक्सीमेटली 6.81 करोड़ एलोकेट करे थे। ठीक, अगर हम बात करें तो जो इंडिया की मिलिट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैन पावर, डाइवर्स आर्सेनल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के लिए जानी जाती है। इंडिया अभी भी हाईएस्ट रैंक मिलिट्री पावर्स में से आती है साउथ एशिया की, जबकि जो हमारा एनिमी हम कह सकते हैं एनिमी कंट्री है यानी कि पाकिस्तान, वो ड्रॉप हो चुकी है 12th नंबर पे 2025 से। ठीक है, अब अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका नाम है निवेदिता दुबे। अगर हम इनकी बात करें तो ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली फीमेल ऑफिसर थी। अगर हम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें ना तो ये सिविल एविएशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13th इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12 हेल्ड फ्रॉम फरवरी इतना से इतना कहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्सरसाइज ना हुई थी मिसामारी में, असम में। ठीक है, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी। अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया के जो ट्रूप्स थे ना वो था पैराशूट रेजिमेंट यानी कि स्पेशल फोर्सेस, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट किर्गिस्तान तो वो थे एल्ब्रिस स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो थी ये बेसिकली थी काउंटर टेररिज्म एंड स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन पे। ठीक, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे रिसेंटली चूज़ किया गया है बाय द यूएन एज द ग्लोबल चैम्पियन फॉर रेडी सेफ्टी। तो उनका नाम पता है क्या है? तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। इनको फरवरी 2026 में अपॉइंट किया गया। इन्होंने ये बेसिकली एडवोकेट करते हैं कि सीट बेल्ट्स यूज़ करो, हेलमेट्स यूज़ करो, फ़ोन को अवॉइड करो जब तुम ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, इतना ही था इसमें, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, आप बस नाम याद रखना। अब है हु इज़ द इंडियन दैट वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। तो इनका नाम है रूबल नागी। तो इन्हें ये प्राइज़ क्यों मिला? इन्हें स्लम पेंटिंग और गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए ना दुबई में इनको ये अवार्ड मिला था। ये बेसिकली एक एजुकेटर हैं जो काफ़ी मतलब आप कह सकते हो एक पायनियरिंग एजुकेटर है और एक क्लेम्ड आर्टिस्ट है इंडिया से, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया कि जो निगलेक्टेड वॉल्स होती है ना हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेंट ओपन एयर लर्निंग सेंटर्स में। ठीक है, विच टीम डिड RCB डिफीट टू विन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 टाइटल। तो उस टीम का नाम है, तो ये टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल्स। RCB ने IPL का टाइटल जीता, विमेन प्रीमियर लीग का टाइटल जीता बाय डिफीटिंग द दिल्ली कैपिटल्स बाय 6 विकेट्स। और ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोतंबी स्टेडियम वडोदरा में। ठीक है, और इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज स्वोन इन एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन 4th फरवरी। तो उनका नाम है यमनाम खेमचंद सिंह। अगर हम इनकी बात करें ना, अब हमें पता है कि लास्ट ईयर से वहाँ पे मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल था। ठीक है, तो ये अब रिवोकेट हुआ है ना प्रेसिडेंट रूल, तो उसके बाद इन्होंने 4th फरवरी को ऑफिस हैंड इन किया था। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, ये एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। ठीक, इनका जो अपॉइंटमेंट है ना ये मार्क करता है रिटर्न ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि इम्पोज हुआ था February 13, 2025 को। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है कि कौन सी कंट्री जीती साफ अंडर-19 फुटबॉल चैम्पियनशिप 2026 जो कि नेपाल में हुई थी। अगर हम इनकी बात करें ना तो वो जीती है इंडिया की टीम। इंडिया का जो फाइनल था वो था बांग्लादेश के साथ, जिसमें उन्होंने 4-0 की विक्ट्री से वो ये मैच जीत गए थे। अब अगर हम बात करें ये मैच हुआ कहाँ था, ये हुआ था पोखरा
रंगशाला स्टेडियम नेपाल में। ठीक है, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव पढ़ाई विद AI। तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में और इसको लॉन्च किया था वहाँ के CM जिनका नाम है ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने। ठीक है, 5 फरवरी को। अगर हम इसकी बात करें ना, ये इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम इसके मोटिव की बात करें, इसमें क्या है कि जैसे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए ये बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया है ये डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा कि AI बेस्ड लर्निंग होगी, कॉन्टीन्यूअस एकेडमिक काउंसलिंग होगी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल होगा। ठीक, ये बेसिकली है कि एजुकेशन सिस्टम को ना थोड़ा इन्हांस कर सके यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। तो इनका नाम है कार्लोस अल्क्राज एंड इनका जो फाइनल मैच हुआ था ना वो हुआ था नोवाक जोकोविक के साथ। ठीक है, जिनमें इन्होंने इनको हराया था और ये जीत गए। अगर हम कार्लोस की बात करें, ही बिलोंग्स फ्रॉम स्पेन। ओके, अगर हम बात करें विमेंस के टाइटल की, तो वो जीता था एलिना रायबकीना ने। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज़ होम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गिगा फैक्ट्री। ठीक है, तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें ना तो EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड पूरी करने के लिए ना इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में लगाई जा रही है। अगर हम बात करें तो लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहते हैं। अब अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल सिस्टम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इसका नाम है 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। ये बेसिकली यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च करा है और ये 4th मेजर रिफॉर्म है इंडियन रेलवेज के एम्बिशियस इनिशिएटिव के अंडर। अगर हम बात करें ना, ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करता है, ये करता है कि जो रेलवे के क्लेम्स होते हैं ना उनको ऑनलाइन और फास्ट करने के लिए ये ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल शुरू हुआ है। ठीक, अब अगर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो है कि डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये बेसिकली किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। अगर हम इसकी एम की बात करें ना, इसका एम है कि गरीबों को ना डिजिटल तरीके से कानूनी सहायता यानी कि लीगल एड देना। अगर हम इसकी बात करें ना, इसमें कुछ इसके की कंपोनेंट्स हैं जैसे कि टेली लॉ यानी कि सिटीजन्स को कनेक्ट करना, कि ग्राम पंचायत में जो लोग हैं ना उनको कनेक्ट करना लॉयर्स के साथ वाया वीडियो या टेलीफोनिक फैसिलिटीज़। ठीक है, फिर आ जाता है न्याय बंधु, ये है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज यानी कि ये प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को जो कि प्रो बोनो एडवोकेट्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ये हम एक्सेस कर सकते हैं न्याय बंधु ऐप के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें, एक है न्याय मित्रा। अगर हम इसकी बात करें ना, ये बेसिकली है कि जो रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 10-10 साल पुराने केसेस है ना उनको ख़त्म करना। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली स्टेट बनी है जिसने अनाउंस किया है कि एल्डरली बजट। तो अगर हम इसकी बात करें, ये किया है केरला ने। केरला ऐसी पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने एक अपने फिस्कल ईयर में एल्डरली बजट को मेंशन किया है। अगर हम इसकी बात करें ना, इसका मेन मकसद है कि सीनियर सिटीजन्स का वेलफेयर, उनकी पेंशन्स, उनकी हेल्थ केयर और केयर सर्विसेज को देखना। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये भी है कि जो जैसे कि रिटायरमेंट होम्स हैं या वगैरह जगह हैं उनमें भी अच्छे से बजट का कुछ पोर्शन जाए कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना उनकी वॉलंटियर प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, उनको असिस्टेंस मिले किसी की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑफिशियली रीनेम द स्टेट एज। इसका आंसर है केरलम। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों। अगर हम बोले ना ये क्यों हुआ, एक्चुअली जो केरलम है ना, केरलम मलयालम में इसे केरलम ही कहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसके नेटिव नेम के साथ उसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया, इसीलिए उसका नाम चेंज, केरला का नाम चेंज करके अब केरलम हो गया। अब देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फुल तो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी इंडियन फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट करी है 79th बाफ्टा अवार्ड्स में, जिसमें उनको मिला है बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में अवार्ड। तो उसका नाम है बूंग। अगर हम बात करें इस फिल्म की, ये पहली ऐसी फिल्म है जो कभी भी इस कैटेगरी में जीती है, यानी कि इंडियन फिल्म।
ये जो फिल्म थी ये मेजर इंटरनेशनल नॉमिनीज़ के साथ थी कंपटीशन में, जैसे कि जूटोपिया, लीलो एंड स्टिच एंड आको। बूम को बेस्ट यूथ फिल्म का अवार्ड भी मिला था 2024 के एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में। अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। ये उनका डायरेक्टरियल डेब्यू था। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की तो वो थे फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, ठीक है। अगर हम इसके प्लॉट की बात करें ना, ये एक्चुअली मूवी एक मणिपुर और म्यांमार बॉर्डर की बैकड्रॉप है, जहाँ पे एक यंग बॉय है जिसका नाम है बूंग। वो एक जर्नी पे निकलता है अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए और अपनी मदर की हैप्पीनेस वापस लाने के लिए। अब जैसे इस मूवी का इतना सक्सेस हो गया ना आफ्टर बाफ्टा अवार्ड्स के बाद, तो अब ये मूवी 6 मार्च 2026 को नेशन वाइड रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर आप देख के आना, ठीक है, बट अपनी पढ़ाई मत मिस करना। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से समझे होंगे करंट अफेयर्स। सो आई होप अच्छे से एक बार रिविजन कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।